अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम सबसे अहम तरीन मामला, सबसे तशवीशनाक मामला जो है वो कोयटा में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसके नतीजे में 25 से ज़ायद अफराद जहाँ बाग और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? हमारी आवाम, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज जो है कि हज़ारों कुर्बानियाँ दे चुके हैं इस दहशतगर्दी के अफरियत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अभी भी ये बदस्तूर मौजूद है। इसकी बुनियादी वजूहात और जो कौमी ज़िम्मेदारियाँ हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ एक तरफ ये मामलात हैं और हुकूमत दूसरी तरफ जो है कि वो महज अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ अमली इक़दाम करती हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि अपोजिशन जो है वह हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल सफ़ आ रहा है और एक नए सियासी इत्तेहाद के क़याम की नवीद सुनाई जा रही है। ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो है मखदूश हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है और माशी सूरत हाल भी कुछ खातिर खा बेहतर नहीं हो रही। वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना है कि वो IMF की कड़ी शराइत पूरी नहीं कर पाए और IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान को प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो $5 अरब का फाइनेंशियल गैप है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, उसको फुलफिल करना होगा और उसके लिए पाकिस्तान को एक बार फिर चीन और सऊदी अरब की मदद दरकार होगी। ये वो गंभीर मसाइल हैं जिनसे इस वक्त पाकिस्तान दो चार है और इसी हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान मसनून के सीनियर रहनुमा हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा हारून साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सीनियर कानूनदान भी हैं अज़हर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में वक्त देने का। अज़हर सदीक साहब, आपसे हम बातचीत शुरू करते हैं। जो अभी हम तस्करा कर रहे थे कि अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया दहशतगर्दी का और 25 अफराद जहाँ बाग हुए, अभी तक जो इतलात हैं और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं कि हम एक तवील दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के बावजूद जो है कि अभी तक दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं कर सके और बिलखसूस ये बलूचिस्तान KP जो है कि ये दहशतगर्दों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हैं और वो जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि हमारी तमाम सियासी जमातों को, लीडरशिप को और हुकूमतों को, वफाकी भी और सूबाई को, एक ऐसा जो मैकेनिज़्म नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनाया भी गया था, तो क्या वो गैर फ़ाल हो गए? मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ सूबों के अंदर अगर हुकूमत में है या मरकज़ में और है, सूबों में और है, उसकी वजह से ख़राबी पैदा हो रही है या क्या मसाइल हैं कि हम दहशतगर्दी के मसले के ऊपर काबू नहीं पा रहे? बहुत शुक्रिया अली साहब। देखें, एक बात तो बड़ी बात नहीं है कि हमने देख लिया है कि इस वक्त या पिछले 2.5 सालों से हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ले लें, कोई भी शक्ल में ले लें, किसी शक्ल में भी ले लें, वो सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग की तरफ लगे हुए हैं। उन्होंने सीरियसली इस मामले को देखा नहीं। आपने थ्रेड अलर्ट देखी है, थ्रेड अलर्ट भी यही है कि इमरान खान की जेल पे हमला हो जाएगा, आप अंदाजा लगाए ना, और पूरी तवज्जो मरकूज हमने वहां कर दी। हमने इस मामले को सीरियस लिया नहीं उस तरह से। वो ठीक है, बड़ी जदोजहद और ये सारी अपने तौर पर करते रहे, लेकिन वो आवाम ने कुर्बानियां दी है। ये कोयटा वाला वाकया छोटा वाकया नहीं है। यानी अगर आज हो रहा है, अगर कोई ऐसी बात है तो यानी यहाँ तो आपको पता है दुश्मन अनासर जो है, मुल्क दुश्मन, वो तो तवज्जो हटाने के लिए ऐसे वाकयों के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं और मौका देखते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं समझ पाया हूँ, जो हमें नजर आ रहा है, हमारे पास ऐसी एबिलिटी कह ले, कैपेबिलिटी कह ले, उसमें जब तक आप ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये सियासी झंझट से नहीं निकलेंगे। 144 का निफाज देखें, जब जलसा होना है तब 144 का निफाज लगा दें, आप डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दें, सियासी तौर पर लोगों को कुचलने के अलावा माजरत के साथ, यानी कभी इन्होंने कहा यूं ही ले लेते हैं, वैसे तो कह रहे हैं क्या हमने गुफ्तगू करने के लिए बहुत सी बातें की। हमने कहा अगर भी गुफ्तगू तो करनी थी, पाकिस्तान जो हुकूमत वक्त है उन्होंने कोई ऐसा वजह बता दे, नहीं जी हमने 9 मई वाले से नहीं करनी। अच्छा, अभी ना करें, आपको कौन कह रहा है 9 मई वाले से मत करें, आपको किसने कहा? लेकिन आपको कहीं नजर तो होना चाहिए कि ग्राउंड के ऊपर एक सियासी आपने हाँ जी हमारे साथ मिसाके मईशत कर ले। अच्छा, मिसाके मईशत में आपके पास है क्या? वजीर खजाना ने आपके सामने बड़ी वजाहत के सामने दे दिया कि जनाब वो कर्जा देने के लिए तैयार नहीं और मुल्क की मईशत कैसे कंट्रोल, पूरी दुनिया के बारे में मैं नहीं कह रहा, उसकी बुनियादी वजह यही है। अच्छा, इसको जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेबिलिटी लड़ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टेबिलिटी लड़ने नहीं दे रही? ये हैरान, यानी जलसे जुलूस करना वो करने नहीं देते। आज स्वाबी का जलसा देख ले, कोई तोड़फोड़ नजर आई है आपको? हालांकि 144 लगा के आपने हर तरह से कोशिशें कर ली और वहां खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी या बाकी सूबों के अंदर भी अगर आप चाहते यही है
कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो इस मुल्क को इस तरह नहीं लेके जाएगा एक सियासी जमात को माइनस करके, उसके लीडर को माइनस करके आप कहें कि आगे बढ़ जाए, वो आप नहीं बढ़ सकते आगे। नहीं हो सकते। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आपका नुक्ता ये है कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फोकस करें अपने काम के ऊपर तो शायद ये मामला ठीक हो गया। रज़ा हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि हमने नो डाउट पिछले 2 दिहाइयों के अंदर जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत ने स्वात ऑपरेशन को जिस तरह से डील किया गया, खैबर को भी, और उसके बाद भी इवन जो है कि हमने बड़े काम किए, लेकिन हर नेशनल डे जो हमारा आता है उसके ऊपर बदकिस्मती से ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि जिसकी वजह से कि हमें फिर सामने एक ये सवाल खड़ा हो जाता है जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या अज़हर साहब से पूछ रहा हूँ, या अली गौर से पूछूंगा, ये क्यों हम उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाए अभी तक? सबसे पहले तो मैं ये बहैसियत मिनसूल कौम और बहैसियत पाकिस्तानी अपनी रियासत से वफादारी का सबूत देते हुए, हमें किसी भी ऐसे वाक़े को जो दहशतगर्दी का वाक़या हो और उस दहशतगर्दी के वाक़े में हमारे मासूम शहरी जो स्टेशन पे खड़े हुए थे, कौन होंगे बेचारे, आम लोग, आम पाकिस्तानी मुसाफिर लोग हैं, माए बहनें होंगी, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, जवान होंगे, उनकी शहादत को हमें किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो मुल्क के अंदर, किसी सियासी जमात के साथ कोई भी ज्यादती हो रही हो, दैट इज नॉट ए जस्टिफिकेशन। हम इस दहशतगर्दी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ना हम ये कह सकते हैं, देखें कई ये वाकयात ऐसे होते हैं जो मेरी और आपकी नॉलेज में आती भी नहीं होंगे, और हमारी एजेंसियां ऐसे बहुत से वाकयात को रूनुमा होने से पहले नाकाम भी बना देती हैं। ये आसान टारगेट होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है, सिटीजन्स के ऊपर दहशतगर्दी करना, ये सॉफ्ट टारगेट है। और ये दुनिया भर में जहां जहां दहशतगर्द तंजीमें हैं जिन्हें बैरूनी सपोर्ट हासिल है, उनके लिए ये कदरे आसान काम होता है कि वो सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं, चाहे वो एक का स्कूल हो या कोई और वाकया अपने जहन में लेकर आए, ये सॉफ्ट टारगेट्स को चुना जाता है। तो मैं इसकी टोटल कंडेमनेशन करनी चाहिए, उन खानदानों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और हमें इसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर दुरुस्त है कि जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम होता है, जब मुल्क में तमाम सियासी फोर्सेस एक साथ होती हैं, मुत्तहिद होती हैं, जब नेशनल इश्यूज जो हैं वो हमारे पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं, जब रियासत को हम जो है वो मुकद्दम रखेंगे अपने, मेरे और आपके सियासी मामलात से, जाती मामलात से, मफादात से, तो फिर वो गैप नहीं बनता जिस गैप में दहशतगर्द आकर अपनी कार्रवाई करते हैं। अब BLA की तंजीम जो है वो कौन नहीं जानता, उसने जिम्मेदारी कबूल की है ना, तो वो आप क्या समझते हैं मुल्क में अच्छे हालात होंगे और सब कुछ होगा तो वो अपनी कार्रवाइयां बंद कर देंगे? उनका तो एम यही है, उनकी तो फंडिंग इसी बात से हो रही है बैरून मुल्क से वो ये करें। हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, 20 पॉइंट्स उसके अंदर डिस्कस हुए थे, बदकिस्मती से ना उसमें परसिस्टेंसी रही ना उसकी कंटिन्यूटी रही। हमें उसको दोबारा अलाइव करना पड़ेगा। हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस नेटवर्क को जो है दोबारा अलाइव करना पड़ेगा। कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसको भी पुलिसिंग भी कहा जाता है ना, बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं सर कि जिसके तहत गवर्नमेंट जो है मुकम्मल काबू तो ना पाए, लेकिन उससे नबरद आजमाने होने के लिए उनको तैयार होना चाहिए। लेकिन इन सारे कामों के लिए रज़ा साहब ये है कि हम आगे होना बड़ा जरूरी है। हमें इसको कंडेम करना चाहिए एक आवाज होकर, उस कंडेमनेशन के अंदर अगर मगर नहीं। सही है। अली गौर बलोच साहब, ये इशू जो है कि बड़ा सीरियस इशू है, नो डाउट। इसके अंदर हमें एक तो यकजहती भी चाहिए, और दूसरा बलूचिस्तान जो है कि ये हमारे सामने है, कुलभूषण यादव नेटवर्क जो था वो सारा का सारा जो है कि इधर बलूचिस्तान में ही ऑपरेट कर रहा था और पकड़ा गया, और ये हमारे बॉर्डर एरिया जो है कि ख़ास तौर अफ़गानिस्तान भी यूज़ होता है, वहाँ पे बहुत से ऐसे ग्रुप हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि हमें इस सारी सूरत हाल से आगे बढ़ने के लिए और काबू पाने के लिए पॉलिटिकली भी, और दूसरा जो है कि हमें हुकूमतों को जो कोलैबोरेशन होती है मरकज़ और सूबा के अंदर, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और फिर नेशनल एक्शन प्लान में एपेक्स कमेटियां भी हम बनाई थी, हम कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं वो भी शायद कोई इतनी फ़ाल नहीं है जितना उनको फ़ाल होना चाहिए था, जितने चैलेंजेस हैं हमारे लिए। तो आप क्या समझते हैं कि हमें कैसे इसको काबू करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि अभी मैं आप तमाम दोस्तों की बात सुनी, और उसमें मेरे एक दोस्त अज़हर साहब ने भी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अपनी बगल के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो मुख्तलिफ रूप धार के बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं।
और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसमें हमारी कौम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारी अफवाज ने भी इंतहाई काबिल ज़िक्र कुर्बानियाँ दी हैं। अभी कल ही देख ले 5 जवान शहीद हुए हैं और कुछ दहशतगर्द भी जो हैं वो भी मतलब है कि इसमें हलाक हुए हैं और उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया गया इस वाक़े के अंदर। तो जाहिर है कि जिस तरह से रज़ा हारून साहब बात कर रहे थे कि वो ऐसे बुज़दिल दुश्मन हैं जो ज़ाहिर है हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो ऐसी ऐसी जगहों पर हमला करते हैं जो कि सॉफ्ट टारगेट्स हों। अफगानिस्तान की तरफ से हमारा बॉर्डर जाहिर है ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर मतलब है कि बहुत लंबा चौड़ा कोई फोर्स रखना वो भी जाहिर है फिजिबल नहीं है और कुछ इस किस्म के मसाइल हैं जिनसे फ़ायदा उठाते हुए वो जो हमारे बुज़दिल दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं, वो हम पर हमलावर होते हैं। लेकिन नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना, उसके ऊपर काफ़ी हद तक अमल भी हुआ, आइंदा भी होना चाहिए। मज़ीद इस पर तमाम जो हमारे मुसल्लह फ़ौज हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो हमारी पॉलिटिशियन हैं, उनको एक मुश्तरका लाएमल बनाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो लोग सियासत का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं और पूरी दुनिया जब हमारा वो नक्शा देखती है कि ये तो बज़ाहिर उनको तो नहीं पता कि ये सियासी लोग नहीं हैं, लेकिन समझा तो यही जाता है कि ये सियासी लोग हैं और फिर वो 9 मई के वाक़यात रकम करते हैं और फिर जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं कुर्बानियां तो अवाम ने दी है। मकसद है कि वो जानबूझ के अपने अल्फाज से अफवाज के शुहदा का जिक्र भी करना नहीं करते और जब कोई पाक अफवाज कोई जर्नल कोई जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर का वाक़या हुआ था तो किस तरह से शुहदा के लवाहिकीन के जख्मों के ऊपर इन्होंने नमक पाशी की और इन्होंने ट्रोलिंग की किस किस्म की, और अब भी करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जब तक हम उन लोगों को जो सियासी लिबादा ओढ़ के, मैं एक पार्टी का कारकुन हूँ, मैं सियासत पर यकीन रखता हूँ, मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उन काली भेड़ों की निशानदेही की जाए जो के सियासत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और फिर अपनी दहशतगर्दी के बलबूते पर हर टॉक शो में और हर जगह पर एनआरओ लेने की कोशिश करते हैं और उनके सहूलतकार, कभी उनको अदालतों के जरिए सहूलतकारी हो जाती है, कभी कुछ इदारों के जरिए सहूलतकारी हो जाती है। उन सहूलतकारों की भी निशानदेही करनी चाहिए। उस वक्त तक जाहिर है हम कमजोर विकेट पर हैं जब हम सिर्फ ये तो समझते हैं कि जिसने स्टेशन पर धमाका कर दिया वो तो दहशतगर्द है और जिसने कोर कमांडर हाउस को जला दिया वो दहशतगर्द नहीं है। जिसने शोधा के मुजस्मों को तोड़ दिया वो दहशतगर्द नहीं है। जिसने सरगोदा और मियां वाली की तनसीबात को आग लगा दी है वो ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं है। तो फिर दहशतगर्द कौन है? अच्छा, इस पे एक ब्रेक लेते हैं। वाकयात से उन दहशतगर्दों की भी हौसला अफजाई होती है जो लोग इस किस्म के वाकयात कर रहे हैं, जो हमारे रेलवे स्टेशन, बसों के अड्डों, शॉपिंग सेंटर और दीगर सॉफ्ट टारगेट्स बना के जो हमलावर होते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है जब हमारी अदालतों के जरिए इनको सजाएं नहीं मिलती, जब इनको इनकी जमानतें हो जाती हैं, जब इनके केसेस के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। अली गौर साहब जरा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जरा आते हैं इस नुक्ते के ऊपर जरूर बात करेंगे कि ये जो मामला है कि प्रोसिक्यूशन एक होता है और एक होता है फिर ये अदालती फैसले, लेकिन अदालती फैसलों से पहले प्रोसिक्यूशन बड़ा ज़रूरी होती है। उसके अंदर भी क्या ख़राबियाँ हैं और फिर क्या हम एक दूसरे के ऊपर ही अगर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो फिर जो हकीकी हमारा दुश्मन है उसको तो कोई, मेरा ख्याल है कि कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़रा ब्रेक के बाद इसके बाद बातचीत जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।